कल्याणी की आंखें भी इरफान भाई पर ही टिकी हुई थी। हालांकि कल्याणी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इरफान भाई की फियर से रेपुटेशन के सामने उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस मामले में उनका लाडला नवीन भी शामिल था, जिसे इरफान भाई अपना भाई बोल रहे थे। तो ऐसे में तो कल्याणी बस तमाशा देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अंदर ही अंदर कल्याणी को बहुत ही रिग्रेट हो रहा था, और उसकी वजह थे मेम्बू अंकल। मेम्बू अंकल की स्कूलिंग सूरत में हुई थी, लेकिन अपना कॉलेज और बाकी के सारे कोर्सेज मुंबई में थे। मुंबई जाने के बाद से ही मेम्बू अंकल को लड़ाई दंगे बहुत करने का शौक चढ़ा था। कल्याणी ने मेम्बू अंकल को इससे दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दूर नहीं हो पाया। इसलिए कल्याणी ने मेम्बू अंकल को इटली सेटल कर दिया। वहाँ से जाने के बाद मेम्बू अंकल ने काफ़ी चेंजेस तो आए, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती। अब देखिए ना कि लड़ाई झगड़े करने का एक मौका भी मेम्बू अंकल नहीं छोड़ते हैं, और आज से उन्होंने हद ही कर डाली। अपनी माँ की जन्मदिन पार्टी में एक गुंडे को बुला लिया था। इरफान भाई, इस लड़के को तो बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। देखा आपने किस तरह से बात कर रहा है, बताता हूँ इसे तो। ये बोलते हुए मेम्बू अंकल ने अपने शर्ट की स्लीव को ऊपर किया और नक्श पर हमला करने के लिए पूरी तैयार था। नक्श ने घूरते हुए मेम्बू अंकल को देखा और अपनी नज़र इरफान भाई पर टिका दी। इरफान भाई, किसी ज़माने में आपको सुल्तान कहा जाता था, लेकिन उस सुल्तान को किसी ने मुंबई से भगाने पर मजबूर कर दिया। क्या आप जानते हैं उस इंसान को? नक्श ने मुस्कुराते हुए इरफान भाई से कहा। जैसे ही नक्श ने मुस्कुराते हुए इरफान भाई से ये शब्द कहे, वैसे ही इरफान भाई के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इरफान भाई को अपना अतीत याद आ गया था। नक्श भी मन ही मन सोच रहा था कि जिन लोगों को मुंबई में छोड़कर आ गया था, उन सभी को क्या सूरत ही मिला था। जी हाँ, ये वही इरफान भाई है जो सुल्तान हुआ करते थे, जिनसे कार्तिक ने काफ़ी पंगे लिए थे, और उसके बाद नक्श ने वहाँ आकर सुल्तान भाई की तो बैंड बजाई थी। अगर उन्हें अपना अतीत याद आ गया है, तो फिर क्या इरफान भाई को नक्श के सामने झुकने में देर नहीं लगनी चाहिए। इरफान भाई का नक्श के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था, और ये बात वहाँ मौजूद सभी लोग नहीं जानते थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसे सीन कैसे बदल गया है। नक्श की बात सुनकर इरफान भाई को याद आ गया था कि उन्होंने नक्श को कहाँ देखा। जब उन्हें एहसास हुआ कि साल भर पहले इस लड़के को उन्हें मुंबई से गुजरात आने पर मजबूर कर दिया, तो पता नहीं फिर वो गुजरात से उन्हें कहाँ भेज देगा। ये सोचते हुए इरफान भाई ने अपने हाथ से पकड़े चाकू को फेंका और तुरंत ही नक्श के सामने झुकते हुए बोला, हे अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? नो माय गॉड, इरफान भाई को ये क्या हो गया है? इस कचरे के सामने क्यों झुक रही हैं? और ये सुल्तान कौन है? क्या इरफान भाई सुल्तान है? इसके पीछे की कहानी क्या है भाई? जब भीड़ में मौजूद लोगों ने ये सीन देखा, तो सभी आपस में डिस्कशन करने लगे और फुसफुसाने लगे, जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर नक्श ने ऐसा क्या कह दिया है जिस वजह से इरफान भाई की हालत टाइट हो गई। सुल्तान की आखिर कौन सी कहानी है? खैर, ये पब्लिक सब कुछ नहीं जानती थी, और उन्हें सुल्तान की कहानी पता भी नहीं चलने वाली थी। क्या अब आपको रिग्रेट हो रहा है? इरफान भाई का चेहरा देखने के बाद भी नक्श को उन पर कोई तरस नहीं आया, और तुरंत ही उसने कड़क अंदाज में पूछा, हाँ, मुझे पछतावा हो रहा है मालिक। ये बोलते हुए इरफान भाई के माथे पर पसीना आने लगा था। मालिक? नक्श को आकर ये मालिक क्यों कह रही हैं? मुझे तो लगता है कि इरफान भाई और नक्श भी एक दूसरे को जानते हैं। अगर नक्श इनका मालिक है, तो फिर इन सब का मालिक कौन है? ये सब बातें लोगों की तरफ से मजाक अंदाज में होने लगी थी। इरफान भाई भी, ये आप क्या कह रही हैं? आप इस लड़के पर हमला क्यों नहीं कर रही हो? मेम्बू अंकल अब पूरी तरह से एम्ब्रियस हो गए थे। मेम्बू अंकल को भी समझ नहीं आ रहा था कि साला ये सुल्तान है कौन। मेम्बू अंकल को इरफान भाई की ओर से कोई और जवाब नहीं मिला, तो वो खुद ही अंदर से अंदर गुस्से तिलमिला उठे। उन्होंने तय किया कि वो फिर से हमला करेंगे और इस बार एक मौके में नक्श की कहानी को ख़त्म कर डालेंगे। लेकिन इससे पहले कि मेम्बू अंकल का मुक्का नक्श के शरीर को भी छू पाता, अचानक से इरफान भाई ने एक जोरदार लात से मेम्बू अंकल का स्वागत किया, और वहाँ पर सभी लोग ये देखकर सौगड़ रह गए। इरफान भाई ने मेम्बू अंकल को एक लात में ही जमीन पर पटक दिया, लेकिन इरफान भाई का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने मेम्बू अंकल के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, और बोलते हुए कहा, तू हमेशा लोगों को नीचे दिखाता है, तेरी वजह से आज मैं मरते मरते बचा हूँ। इरफान भाई लगातार मेम्बू अंकल को कोसते जा रहे थे, और साथ ही साथ उनके हाथ मेम्बू अंकल के चेहरे पर चल रहे थे। 1 मिनट के अंदर मेम्बू अंकल का चेहरा पूरी तरह से सूज कर तरबूज की तरह हो गया था।
उनकी नाक से और कान से लगातार खून बह रहा था। उनके मुंह से एक दांत भी निकल गया था, लेकिन इरफान भाई अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनके हाथ मेम्बू अंकल के चेहरे को लाल और भी ज़्यादा लाल कर रहे थे। इरफान भाई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ये मत भूलिए कि जब आपके साथ कोई नहीं था तब मैं ही आपके साथ खड़ा था। मैं ही था जो आपको मुंबई से यहाँ तक लेकर आया। आज मेरी सारी वफादारी भूल गई? दर्द से छटपटाते हुए मेम्बू अंकल ने कहा। ओह, तो ये नमूना दूसरे नमूने को लेकर यहाँ आया है। नक्श ने मन ही मन सोचा, तू जो भी करता है सही करता है, तेरी खुददारी तेरे पास। ये बोलते हुए इरफान भाई ने अपने आदमियों से मार मार कर मेम्बू अंकल की चटनी बनवा दी थी। इसके दर्द भरी चीखें सभी को सुनाई दे रही थी, लेकिन इरफान भाई का आदेश मिलते ही उनके आदमियों ने मेम्बू अंकल को और घेर लिया और तुरंत ही उन पर लात घूसों की बारिश होने लगी। अपनी लाडली बेटी की यह हालत देखकर कल्याणी से रुका नहीं गया। कल्याणी ने भी जावेरी खानदान के कुछ जवान लोगों को हमला करने के लिए कह दिया। हालांकि डर के मारे वैसे भी इरफान भाई के आगे कोई नहीं आया और जैसे ही इरफान भाई ने चाकू उठाया, चिल्लाते हुए कहा, रुको, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो सबके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा। जैसे ही इरफान भाई ने ये शब्द कहे, वैसे ही जावेरी खानदान के कुछ जवान लोग पीछे हट गए। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इरफान भाई का मुकाबला करके उनसे जीत सके। लेकिन नक्श तो खुद मेम्बू अंकल से नफरत करके बैठा है, वो क्यों मेम्बू अंकल को बचाएगा? एक तरफ इरफान भाई के कुछ लोग मेम्बू अंकल की कुटाई कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इरफान भाई अब नक्श के सामने खड़े थे। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा था जो उसकी बातों में आ गया। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और मुझे जाने दीजिए। ये बोलते हुए इरफान भाई एक बार फिर से नक्श के सामने झुक गए। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें रिग्रेट होगा, हो रहा है ना? नक्श ने फिर से कड़क अंदाज में वही शब्द बाहर निकाले। जी मालिक, माफ़ कीजिए, मैंने आपको बात को सीरियसली नहीं लिया। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं आगे से इससे पहले कि इरफान भाई अपनी पूरी बात खत्म कर पाते, नक्श ने अचानक से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। और इतने में नक्श के फ़ोन पर एक कॉल आ गया। जब नक्श ने स्क्रीन की तरफ देखा तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल गई थी। नक्श ने आए कॉल को पिक किया और तुरंत ही वहाँ से निकल गया। नक्श के वहाँ से जाने के बाद इरफान भाई ने चैन की सांस ली और इसी के साथ अपने आदमियों को रोकने के लिए कहा। मेम्बू अंकल मरे हुए शुगर की तरह जमीन पर पड़े हुए थे और जगह जगह से खून भी आ रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो इरफान भाई को देख रहे थे और मन ही मन ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इरफान भाई ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। देख लीजिए, मेम्बू अंकल कितनी बड़ी इडियट थे। इतना कुछ हो जाने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि नक्श कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बाप है बाप। सुन नवीन, आज बोलूँगा और आखिरी बार बोलूँगा, आगे से मेरे नाम का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। हमारा रिश्ता अब यहीं ख़त्म होता है। ये बोलने के बाद इरफान भाई अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल गए। जैसे ही इरफान भाई के सभी लोग अपने अपने आदमियों के साथ बाहर निकल गए, तब अचानक से जावेरी खानदान के लोगों को अचानक होश आया और सभी लोग मेम्बू अंकल को घेर कर खड़े हो गए। मामू, आपकी तो कितना सारा खून बह रहा है, ज़्यादा ठीक तो हो ना आप? ज़्यादा तो नहीं मारा उन लोगों ने? आपके लिए बैग लेकर आऊँ क्या? जिस भांजे को मेम्बू अंकल हमेशा अपने साथ समझते, वही भांजा अब उनके मज़े ले रहा था। ये कैसे बेटे हो तुम? कल्याणी ने डीप कंसर्न दिखाते हुए पूछा। अब नवीन क्या ही बोलता, इतनी मार खाने के बाद भला कोई इंसान कुछ बोल सकता है क्या? बस मन ही मन मेम्बू अंकल ने सोचा, सालों कमीनों, जब मार खा रहा था तब तो तुम में से कोई भी बचाने नहीं आया। जब तो तुम सभी लोग तमाशा देख रहे थे और अब मुझे मजा ले रही हो। ठीक होने तो मुझे एक एक को देख लूँगा। गाड़ी निकालो, अब हम सीधा घर जाएंगे। सारे गेस्ट से कहो कि हमारे साथ मेंशन चले। मैं इस तरह से अपने लोगों को घर नहीं भेज सकती। कल्याणी का ऑर्डर सुनते ही सभी लोगों ने रेस्टोरेंट बिल्कुल पूरी तरह से खाली कर दिया था और सभी लोग मेम्बू अंकल को लेकर जावेरी मैंशन के लिए निकल पड़े थे। अभी जब सभी लोग जावेरी मैंशन पहुंचे ही थी कि तभी एक नौकर वहां पर कमरे में आकर बोला, मैडम, होटल प्राइम स्टार के ओनर मिस्टर कार्तिक पटेल आए हैं। जावेरी मैंशन के बाहर 6 लग्जूरियस गाड़ी खड़ी थी और दूसरी तरफ कार की फ्रंट सीट से एक शख्स बाहर आया जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। उस शख्स को देखकर कल्याणी के गेस्ट के बीच डिस्कशन शुरू हो गया था। क्या बात है, कल्याणी देवी की वाकई में बहुत इज्जत है। मिस्टर पटेल पर्सनली यहाँ आए हैं?
लेकिन मैंने कभी पहले इन्हें नहीं देखा, सिर्फ इनके बारे में सुना है। वैसे मिस्टर पटेल का क्या कहना, अगर हम उन्हें दूर से देखे भी ना तो ये हमारा लक है। जब कल्याणी ने नौकर की बात सुनी तो उनका दिल भी डाउट से भर गया था। हालांकि कल्याणी और मिस्टर पटेल की मुलाकात हाल ही में उनके होटल में हुई थी, लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा कोई खास रिश्ता नहीं था। और तो और कल्याणी को बहुत अच्छे से याद है कि आज की बर्थडे पार्टी में मिस्टर पटेल का नाम लिस्ट में नहीं था, तो फिर मिस्टर पटेल घर क्यों आए हैं, यही सवाल कल्याणी के दिमाग में दौड़ने लगा था। ऐसा नहीं है कि कल्याणी मिस्टर पटेल का वेलकम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से उनका वेलकम करे। लेकिन कल्याणी ने सोचा कि अगर कोई पहली बार उनके घर आया है तो वेलकम तो बनता ही है। इसलिए कल्याणी ने सभी लोगों से पूरी जावेरी खानदान के साथ उनका वेलकम करने के लिए ऑर्डर दिए और मोइन हॉल की तरफ बढ़ने लगी। मिस्टर पटेल के साथ उनके 10 बॉडीगार्ड्स भी थे। उनके पीछे पीछे जावेरी मैंसन हॉल की तरफ बढ़े। जब मिस्टर पटेल उनकी कल्याणी से मुलाकात हुई तो मिस्टर पटेल ने तुरंत ही पूछा, कल्याणी मैडम, क्या नक्श यहाँ पर है? जैसे ही मिस्टर पटेल ने ये कहा वैसे ही सभी लोग पूरी तरह से शांत हो गए थे। मिस्टर पटेल, नक्श तो यहाँ पर नहीं है, कल्याणी ने एम्बरेस्ड होते हुए कहा। ठीक है, अगर यहाँ पर नक्श नहीं है तो फिर मैं आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मुझे याद है कि आज आपका जन्मदिन है, मैंने आपके लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है, प्लीज़ आप एक्सपेक्ट कीजिए। ये बोलते हुए जैसे ही मिस्टर पटेल ने अपना हाथ हिलाया वैसे ही एक आदमी ने टेबल पर अपना गिफ्ट बॉक्स रख दिया। जब मिस्टर पटेल अपने आदमियों के साथ बाहर जाने के लिए निकल गए तो जावेरी खानदान के लोगों के चेहरे फीके पड़ गए थे। हालांकि उन्हें अच्छे से पता था कि मिस्टर पटेल ने जो भी तोहफा दिया होगा वो बहुत ही ब्रेसलेस होगा, लेकिन ये सब उस तोहफे को लेकर खुशी मनाने का नहीं था, क्योंकि मेम्बो अंकल की हालत ख़राब थी जो बिस्तर पर पड़े थे। इसलिए किसी ने भी उस गिफ्ट बॉक्स को खोलकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर उसके अंदर है क्या। लेकिन सभी को याद आने लगा कि नक्श का जिक्र मिस्टर पटेल ने किया था और नक्श न जाने से पहले क्या कहा था। तो आखिर इस कहानी में अब चल क्या रहा है? आपको नहीं लगता कि परिवार टूट रहा है? नक्श अचानक से इतना ऑर्गन कब से हो गया? माना कि नक्श को गुस्सा जायज़ था, लेकिन क्या नक्श की शर्त भी जायज़ है? क्या जावेरी खानदान को अब नक्श की इम्पोर्टेंस पता चलेगी? कार्तिक नक्श को ढूंढने जावेरी मैंसन क्यों आए थे? आगे की सारी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर स्टोरी। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।